आवाज आ रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sana Sarwar and I am the MPhil student from the GC University, Faisalabad. Today I am going to discuss about the type of diabetes mellitus. Before going to the types, we have to know about the what is diabetes mellitus. ठीक है कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है। इसको हम आम लफ्जों में कहते हैं कि शुगर जो है बीमारी उसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज क्या है कि डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिजीज एंड इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर characterized by high level of sugar in blood। मतलब कि हमारे ब्लड में जब शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी एक लिमिट से, उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहेंगे और इस कंडीशन को हम लोग हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, अब ये इसकी कॉजेज़ में क्या है कि ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन की वजह से भी हो सकती है। उसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ आ सकते हैं, जिसमें अगर हम अपने शेड्यूल को देखें, जिसमें अगर हम टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही और फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, इन सब की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। एक इसकी कॉज जेनेटिक कॉज भी है, हार्मोनल कॉज भी है। ठीक है, अभी तक इसकी जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है कि ये सब इन कॉजेज़ की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो अदर सिस्टम्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे किडनीज होगी, आईज होगी, नर्व्स होगी, हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, इन सब में भी ये डायबिटीज़ मेलाइटस जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, आज हम जो मेन डिस्कस करेंगे वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्दर इंशाल्लाह मैं कॉम्प्लिकेशन को भी वन बाय वन बताऊंगी। अब नॉर्मली अगर हम जनरली देखें तो जो पेनक्रियाज हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको हम डुअल ऑर्गन भी कहते हैं, इसमें हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं और एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। देखिए एक्सोक्राइन सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। एंडोक्राइन सिस्टम में देखें तो दो तरह के सेल्स हैं पेनक्रियाज में, एक है अल्फा सेल्स और दूसरे हैं बीटा सेल्स। मतलब कि अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स ये दोनों हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, अब जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। अब ये दोनों जो से हैं ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। जैसे कि इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, और ऑन द अदर साइड ग्लूकागोन को हम देखें तो वो इंक्रीज कर रहा है शुगर लेवल को। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन जो से हैं ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्लड वेसल को देखें, ठीक है, ब्लड वेसल में क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इंसुलिन जो है वो उसके फंक्शन हम देखें तो इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको पेरिफेरल एरियाज में लेके जाता है। मतलब कि ब्लड वेसल्स के साथ जो टिश्यूज हैं उन सेल्स में लेके जाता है, क्योंकि वो सेल काम ही कब करता है जब उसको ग्लूकोज मिलता है। बल्कि यूं हम कह देते हैं कि ग्लूकोज एज अ फ्यूल काम कर रहा है, एनर्जी के तौर पे काम कर रहा है, तो वो सेल फंक्शन होगा। ठीक है, अब इंसुलिन जो है वो जब ग्लूकोज को ब्लड से लेता है और टिश्यू सेल में जाता है, तो वहां पे टिश्यू सेल के बाहर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस इंसुलिन को मतलब उसके लिए जगह ओपन करते हैं, गेट ओपन करते हैं, वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, ये थी हमारी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी हो रही होती है। अब अगर डायबिटीज मेलाइटस में देखेंगे तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी में ये आ जाएगा कि या तो इंसुलिन ही नहीं आएगी, और सेकंड ये कि अगर इंसुलिन आ रही है तो वो उन रिसेप्टर्स को ओपन ही नहीं कर पा रही, मतलब कि रिसेप्टर्स उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही। अब हम टाइप्स की तरफ जाते हैं। टाइप्स में जो मेन टाइप्स हैं वो हैं दो तरह की, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसके अलावा और भी हैं कि मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम मोडी भी कहते हैं,
जैसे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। फिर है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट। फोर्थ वन गेस्टेशनल डायबिटीज, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस और न्यूनेट्स डायबिटीज मेलाइटिस। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या टाइप्स हैं इनकी। ठीक है, नंबर वन में है क्या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं, इसको हम टाइप वन डायबिटीज भी कहते हैं। अब टाइप वन डायबिटीज में क्या होता है कि सिवियर रिडक्शन हो जाती है इंसुलिन की प्रोडक्शन में, मतलब कि इंसुलिन ही नहीं बनता। अब इसको हम ऑटोइम्यून डिजीज भी कहते हैं। जैसे ऑटोइम्यून डिजीज में क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी ही कुछ सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने शुरू कर देती हैं। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें ये है कि एंटीबॉडीज जो सी हैं वो पेनक्रियाज के अगेंस्ट प्रोड्यूस होंगी, जो कि अटैक करेंगी बीटा सेल्स में। अब हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि पेनक्रियाज में बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे इंसुलिन, तो जब रिडक्शन हो जाएगी या टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बीटा सेल्स की, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी। और जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल ब्लड में है वो मूव ही नहीं करेंगे वहां से, उनकी इमोबिलिटी हो जाएगी, तो वो ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कि स्टार्ट में तो ये कि लेस रिडक्शन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिवियर रिडक्शन हो जाती है और एक टाइम आता है कि बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, मतलब कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होती। ये हम देखते हैं नॉर्मली 40 ईयर्स से अबव जो लोग हैं उनमें देखी जाती है। इसमें कोई वेट गेन नहीं होता, मतलब कि नॉर्मल हमें वेट ही चल रहा होता है। ठीक है, अब सेकंड जो टाइप है वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम टाइप 2B कहते हैं। ठीक है, अब इस टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है, इसमें सेंसिटिविटी नहीं होती रिसेप्टर्स की, मतलब कि जो रिसेप्टर्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और सेल जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ठीक है, रिसेप्टर्स में जिस तरह कि अब हमने देखा था ना कि सेल्स के बाहर रिसेप्टर्स थे जिन्होंने इंसुलिन को इंसुलिन के लिए गेट ओपन करना था और ग्लूकोज को अंदर आने की परमिशन देनी थी। अब अगर वो सेंसिटिविटी ही नहीं है, रिसेप्टर्स ही एबनॉर्मल हो गए, तो वो इंसुलिन जो है वो अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसको इसका नेम ये भी इंडिकेट करे कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे टाइप 1 में हम देखते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसके अगर ट्रीटमेंट में जाए तो हम उसको इंसुलिन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टाइप 2 है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसमें हम इंसुलिन हमें देने की पेशेंट को जरूरत नहीं है। ये मोस्टली 40 ईयर्स के बाद होती है। अब जो थर्ड वन है वो है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। अब मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस को हम लोग टाइप 2 से रिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें भी वही होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है इंसुलिन की कि वो पेरिफेरल टिश्यू में कैसे एक्शन करेगी। ठीक है, मेनली जो है इसमें म्यूटेशन हो जाती है ग्लूकोकाइनेज जीन की। अब ग्लूकोकाइनेज जीन क्या कर रहा है, ग्लूकोकाइनेज जीन प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम को जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, जो जीन ग्लूकोकाइनेज जीन ही ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस एंजाइम की वजह से कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज की, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब अगर ये एंजाइम म्यूटेशन आ गई जीन में म्यूटेशन आ गई, एंजाइम ही नहीं रिलीज हो रहा, तो कन्वर्जन भी नहीं होगी। जब कन्वर्जन ही नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा। ये यंगर एज में होता है, इसलिए इसको टाइप 2 के साथ करें। टाइप 2 जो सा है वो आफ्टर एज, मतलब कि 40 ईयर्स के बाद ओल्डर एज में आता है, और ये यंगर एज में आता है, लेकिन दोनों की कॉज सेम ही है कि जो एक्शन ऑफ इंसुलिन है उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, अब फोर्थ वन क्या है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट। इसको हम लोग टाइप 1 लाइक डिजीज भी कहते हैं, मतलब कि वही बात हो रही है कि रिडक्शन हो जाती है किसमें, इंसुलिन की प्रोडक्शन में, मतलब कि इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा। लेकिन ये क्या इसका ऑनसेट जो है वो लेट ऑनसेट है, इसलिए इसको लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स कह रहे हैं। ठीक है, अब एक और आती है गेस्टेशनल डायबिटीज।
गेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। 2 to 10% जो वुमेन है वो सफ़र करती हैं गेस्टेशनल डायबिटीज से। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम इन इंसुलिन प्रोडक्शन एज वेल एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब कि इंसुलिन की या प्रोडक्शन नहीं हो रही होती या वही पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो रही होती है, मतलब कि दोनों इन दोनों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, आप कुछ केसेस में देखते हैं कि 5 to 10% जो वुमेन है उनको प्रेगनेंसी के बाद भी डायबिटीज मेलाइटिस रहती है। ठीक है, 80 to 90% तो रिकवर कर जाती हैं ड्यू टू डाइटरी चेंजेस। ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट में देखें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो गेस्टेशनल डायबिटीज से सफ़र कर रही है उसको मेनली फोकस किया जाता है अपनी डाइटरी चेंजेस पे, ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग हुई जाती है। ठीक है, और अगर इंसुलिन देनी पड़े तो वो इंसुलिन भी दी जाती है। ठीक है, अब एक टाइप है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस में क्या आ जाता है, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस इसकी ड्रग इंड्यूस की वजह से होती है, मतलब कि कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं वो ड्रग स्पेशली जो कि बीटा ब्लॉकर्स हैं, मतलब कि जो बीटा सेल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जो बीटा सेल्स को ब्लॉक कर रहे हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी। ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस में आ जाता है। अब इसी तरह न्यूनेटल डायबिटीज है। Neonatal diabetes is also the form of diabetes that is diagnosed under the age of 9 months. It is a different type of diabetes than the more common type 1 diabetes. It's not, मतलब ये डिफरेंट टाइप की, इसमें ये नहीं होता कि आपकी ये आउटो इम्यून कंडीशन की वजह से हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट में एक टॉपिक रह गया जिसमें हम देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स कि जो डायबिटीज मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स में जो मेनली आते हैं वो क्या हैं कि इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है, प्यास का बहुत ज़्यादा लग जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, इंक्रीज फटीग, ब्लड वेन हो जाती है, नमनेस एंड टिंगलिंग हो जाती है स्पेशली जो हमारे फीट एंड हैंड है इस एरियाज में। ठीक है, स्लो हीलिंग सोर्स हो जाते हैं, मतलब कि अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन में देखा जाए तो हीलिंग सोर मतलब कि कम्प्लीटली नहीं हो रहे होते, बहुत आहिस्ता हो रहे होते हैं, एक मतलब कि वक्त आता है कि हमें एम्पुटेशन भी रिक्वायर हो जाती है, स्किन इची होती है, इरिटेबिलिटी भी होती है। अब ये टाइप्स हमारी हो गई हैं, इसके साथ हम लोगों ने देखना है कि कैसे हम मेजर करते हैं डायबिटीज मेलाइटस को, मतलब कि डायग्नोसिस जो टेस्ट हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो डायग्नोसिस टेस्ट HbA1c जो टेस्ट है वो है, जैसे कि जो हमें एवरेज ब्लड शुगर लेवल बता देते हैं फॉर द पास्ट 2 to 3 months। ठीक है, इसकी भी एक रेंज है, अगर 6.5 से अबव होगा तो डायबिटीज कंसिडर किया जाएगा, 5.7 से 6.4 है तो वो प्री डायबिटीज है, और अगर बिलो 5.7 है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये एक HbA1c टेस्ट होता है जो कि हमें आफ्टर 3 मंथ्स करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अलावा अगर हमें इंस्टेंट रीडिंग लेनी है तो उसमें डेली बेसिस पे शुगर लेवल को चेक किया जाता है, शुगर टेस्ट होते हैं जिसमें रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट आ जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट आ जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आ जाता है। अब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट का ये है कि आपने ब्लड सैंपल लेना है किसी भी रैंडम टाइप में, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप रैंडम इसका शुगर लेवल ले रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ आपने खाया हुआ है। ठीक है, उसमें ये है कि अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव आ रही है तो वो आप डायबिटिक कंसीडर किया जाएगा। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट का ये है कि ओवरनाइट फास्टिंग के बाद, मतलब कि मॉर्निंग पे पूरी रात भूखा रहने के बाद हमने मॉर्निंग में जो टेस्ट लेना है उसको हम लोग फास्टिंग शुगर टेस्ट कहेंगे। उसकी रीडिंग्स थोड़ी डिफरेंट आएंगी, उसमें ये होगा कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, 100 to 125 है तो प्री डायबिटीज, और 126 से अबव है तो डायबिटीज कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये है कि अगर हमने ओवरनाइट फास्टिंग के बाद एक ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने कोई भी शुगरी लिक्विड या शुगरी फूड ले लेने हैं। ठीक है, 2 आवर्स के बाद हम लोगों ने दोबारा से ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है।
ठीक है। तो चेक करना है तो अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 140 से 199 मिलीग्राम डेसीलीटर के दरमियान में आ रहा है तो वो प्री डायबिटीज है, लेकिन अगर 200 से अबव, वही रीडिंग जो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट की थी, मतलब कि 200 से अबव आ गई है तो वो डायबिटीज उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो थी उसमें वस्कुलर प्रॉब्लम्स और ये सारे जो किडनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स, रेटिनोपैथी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, इनकी डिटेल में मैं इंशाल्लाह फर्दर ज़रूर डिस्कस करूँगी। इसके अलावा हम लोग अगर ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट में मेडिसिन के अलावा मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटस में हम लोगों ने मेनली फोकस करना होता है अपनी डेली लाइफ जो चेंजेस हैं उन पे, ठीक है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, मतलब कि अपनी हेटिंग जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी को देखना पड़ता है। तो इस मेडिसिन से साथ साथ इस चीज़ का भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हेल्दी ईटिंग जो हमारा प्लान है, जो डाइट प्लान है, वो मेनली उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए जो कि सब हाई न्यूट्रिशन हो, फाइबर हो, लेकिन उसमें फैट्स जो से हैं वो कम हो, लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और अनसेचुरेटेड जो सॉरी सेचुरेटेड जो फैट्स हैं उनका टोटली उनको कट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मतलब कि ज़्यादा हम लोगों को लेनी चाहिए। ग्रीनी लीव्स जो या ग्रीनी जो वेजिटेबल्स हैं वो तो सारी की सारी हमें लेनी चाहिए, ठीक है। सैलेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें सेब लेना चाहिए, नाशपाती, फालसे, जामुन और ये जो चकोतरा, खुबानी, ये जो फ्रूट्स हैं ना ये हम लोग ले सकते हैं जितनी भी अमाउंट में लें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनको हम लोगों ने केयरफुली यूज़ करना है। उसमें जैसे आड़ू आ जाता है, बनाना आ जाता है, पपीता, शकरकंदी और ड्राई फ्रूट में अंजीर, ये सब चीज़ें थोड़ी हम लोगों ने केयरफुली यूज़ करनी है। इसके अलावा हम लोग जौ का दलिया और मकई, सफ़ेद चावल, ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादातर ये फोक और स्पून का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना चाहिए, कंपेयर किया जाए अगर हम लोगों को ये रोटी और इस चीज़ से, मतलब कि रोटी को कम कर लेना चाहिए तो सैलेड को अपनी डाइट में ज़्यादा कर लेना चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको टोटली अवॉइड करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, बेकरी आइटम्स जितने के जितने हैं, ठीक है। अब गंदम का दलिया, गंदम को मतलब कि हम लोगों ने अवॉइड करना है। फ्रेंच फ्राइज, पेस्ट्री, खजूर, उबले हुए आलू, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने डाइट से कट डाउन कर लेनी है। और फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब कि टोटली जो हम लोगों ने देखना है कि हमारी एक्सरसाइज जो है वो डेली बेसिस में होनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी टू इंसुलिन है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। जब सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इंक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इंसुलिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो शुगर को सेल्स तक पहुंचाए, ठीक है। एक्सरसाइज की वजह से उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका एक ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा जो हमें अगर हम लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो जो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकेशंस देंगे, टाइप 1 के लिए एक अलहदा मेडिकेशंस होती हैं, टाइप 2 के लिए अलहदा होती हैं, तो उसके साथ साथ हम लोगों को इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सर।